हम लोग कंटिन्यू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल, दो चीजें समझ में आई हैं। ये दोनों अकाउंट जो हम लोगों ने बनाए हैं वो कैसे बनाया है? जो हम लोगों ने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, असेट, याद है? एक्सपेंस, लॉस, एक ये ग्रुप बनाया था जर्नल एंट्री करते हुए। फिर पढ़ा था कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये याद है ना? तो एक्सपेंस और लॉस, ये दो, और रेवेन्यू और प्रॉफिट, ये दो। इन दो और इन दो से मिला करके हमारा जो बना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बना है। ठीक है, अब अगला क्या बचता है? असेट, ध्यान देना है, असेट। और क्या बचता है? कैपिटल। और क्या बचता है? लायबिलिटी। तो इन तीन चीजों से हम अपना क्या बनाते हैं? परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। और ये हमने इनके बीच का एक रिलेशन भी पढ़ा था, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट पहले समझेंगे, फिर बैलेंस शीट यहां पर लिखते हैं कुछ चीजें। क्या लिखते हैं? इधर हम असेट लिखते हैं, ठीक, और इसका अमाउंट लिखते हैं। ये मैं फॉर्मेट अभी समझा रहा हूं। इधर लायबिलिटी लिखते हैं और यहां अमाउंट लिखते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा बनाएंगे इसको। ये समझने की बात है। यहां पर लायबिलिटी लिखा, यहां पर असेट लिखा, तो कैपिटल कहां चली गई? लायबिलिटी साइड में। तो फिर मैंने तो कैपिटल लिखा था, तो लायबिलिटी कैसे हुई? ध्यान देना है, ये जो बिजनेस है, ये हमारा जो बिजनेस है, इसकी दो लायबिलिटी होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल, या इसी को हम इक्विटी भी कहते हैं, ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। और एक्सटर्नल में हमारी जो प्योर लायबिलिटी होती है, और जितने भी हमारे पैसे हमको देने हैं, चाहे लोन का हो, चाहे क्रेडिटर्स का हो, चाहे और जो भी पैसे होते हैं, वो हम एक्सटर्नल कहते हैं। तो ये कैपिटल जो है हमारी, वो इंटरनल होती है। ठीक, मतलब बिजनेस जो मालिक को देगा, बिजनेस को जो मालिक को देना है वो कैपिटल कहलाती है, और बिजनेस को जो अदर लोगों को देना है वो हमारी प्योर लायबिलिटी कहलाती है। तो है दोनों ही लायबिलिटी, लेकिन इंटरनल लायबिलिटी का नाम कैपिटल रख दिया गया और एक्सटर्नल लायबिलिटी को लायबिलिटी ही रहने दिया गया है। इसीलिए हम यहां पर कैपिटल लिखते हैं और लायबिलिटी लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं? अब यहां पर ध्यान देने की बात है, अभी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि असेट में कुछ कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक, ऐसा तो नहीं पढ़ा है। असेट में कैटेगरीज होती हैं। असेट में होती है फिक्स असेट, करेंट असेट, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो मैं बीच में लिख दे रहा हूं, लेकिन वास्तव में इन्वेस्टमेंट इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इसमें आ जाता है, और फिक्स असेट में नहीं आता, मतलब एक इन्वेस्टमेंट का अलग से कॉलम रहेगा, रहने दीजिए। और ये करंट असेट हुआ। तो ये असेट का कैटेगराइजेशन हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिक्स असेट क्या है और करंट असेट क्या है?
हाँ, यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है, डिफिनीशन चेंज हो चुकी हैं फिक्स असेट और करंट असेट की, लेकिन एज पर कंपनी एक्ट कोई ये कह सकता है कि ये डिफिनीशन नहीं है। डिफिनीशन जो कंपनी एक्ट की है उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कंपनी एक्ट की डिफिनीशन अभी 11th के कोर्स में नहीं आता है, तो मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। फिक्स असेट वो असेट होती है जिसको कि हमारा इंटेंशन ये है उसको लाते हुए कि इसको हम आगे काफी समय के लिए यूज करेंगे, परमानेंट यूज करेंगे। जैसे सपोज करिए आप फर्नीचर खरीद के ले आए, कोचिंग में फर्नीचर खरीद के ले आए बच्चों को बैठने के लिए, तो ये क्या हुई, फिक्स असेट हुई। इसका इंटेंशन ये नहीं था ना कि इसको खरीद के बेच दूंगा। बात मैंने क्या बताई, फर्नीचर। तो मैं ये पढ़ा रहा हूं कि आप फर्नीचर खरीद के ले आए, किसमें, कोचिंग के लिए, इसको क्या मानेंगे, फिक्स असेट मानेंगे। अगर मान लीजिए आप फर्नीचर खरीद के ले आए उसको बेचने के लिए, फर्नीचर का व्यापारी भी होता है, तो अगर फर्नीचर खरीद के ले आए उसको सेल करने के लिए, तो क्या मानोगे, ये करंट असेट है। मतलब इसको हम क्या करेंगे, बेच देंगे, हमारा इंटेंशन है इसको सेल कर देने का। मतलब कोई भी ऐसी असेट जो हम इसलिए खरीदते हैं कि उसे बेच देंगे, तो उसको क्या नाम देते हैं, करंट असेट देंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, मैंने कई लोगों से पूछा है और नॉर्मली जवाब किसी का सही नहीं आया है कि मैं एक असेट, हाँ करे, एक मिनट, फिक्स असेट की एक और डिफिनीशन बता दूं। फिक्स असेट की एक और डिफिनीशन लिखी हुई, ऐसी एसेट जो 12 महीने से अधिक यूज करी जाती है उसको फिक्स एसेट कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, ये कंफर्म नहीं कि जो भी 12 महीने से अधिक के लिए मैं लाता हूं सभी फिक्स एसेट हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए मैं कोई स्टॉक खरीद के लाता हूं, स्टॉक हमेशा हमेशा करंट एसेट होता है, स्टॉक जो है हमेशा करंट एसेट होता है। मतलब जो भी गुड्स मैं खरीद के लाता हूं बेचने के लिए, अब मैंने तो पढ़ लिया कि जो असेट मैं 12 महीने से अधिक यूज करता हूं, एक लाइन ऐसी भी कहीं लिखी हुई है, वो हमारी फिक्स असेट होती है। मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज करिए मैं चावल खरीद के ले आया, मुझे उसको बेचना है, और मैंने सोचा कि अभी नया चावल है और 2 साल बाद में बेचूंगा, ठीक। या कुछ और ऐसी चीजें होती हैं, शहद है, शराब है, ये सब लोग बेचते हैं तो देर से बेचते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो मैंने पहले इंटेंशन बना रखा है, हमारा मतलब मन में ही है, ये निर्णय है कि मैं 2 साल बाद बेचूंगा, तो अब मैं 2 साल उसको रखूंगा, इसलिए फिक्स एसेट नहीं हो गई। क्यों, क्योंकि जो भी असेट ट्रेड करने के लिए लाई जाती, बेचने के लिए लाई जाती, वो मैं 5 साल बाद ही क्यों नहीं बेचूं, तो मेरा इंटेंशन है मैं 5 साल बाद बेचूंगा, वो तब भी किसी भी हालत में फिक्स एसेट नहीं हो सकती है, वो हमेशा हमेशा करंट एसेट रहेगी, चाहे जितने दिन बाद हमको उसका प्रयोग करना। प्रयोग इन द सेंस लाइक इसलिए बेचने के लिए, जब बेचेंगे तो ही तो यूज हुआ उसका ना, यूज कर लिया बेच लिया। तो ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा मतलब मैं उस पर फिक्स एसेट और करंट एसेट को समझाना चाह रहा हूं, मैं फिर समझाऊंगा। अभी चूंकि मैं बैलेंस शीट पूरा करने के उसमें हूं, फिर दोबारा से मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्नीचर, फर्नीचर हमारा, अगर फर्नीचर का व्यवसायी खरीदता है बेचने के लिए, तो क्या कहलाएगा, करंट एसेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो ट्रेड करने के लिए लाया है। तो कोई भी ट्रेड करने के लिए जो चीजें लाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। लेकिन मैंने ये नहीं कहा ये सिंगल चीज है, अब याद कर लो कि यही है, फिर ये याद हो गया, आगे नहीं है, अभी बहुत चीजें हैं। अब करंट एसेट और क्या होती है, कैश होती है हमारी। करंट एसेट क्या होती है, कैश होती है। बैंक में जो पैसे जमा किए गए हैं, पैसा निकाल करके खर्च करते हैं, वो भी हमारी करंट एसेट होती है। हमारे डेटर्स करंट एसेट होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको मैंने गुड्स बेचा है, जिनको मैंने गुड्स बेचा है उनसे मुझे पैसे मिल जाएंगे, वो क्या कहलाते हैं, डेटर, वो भी हमारे करंट एसेट होते हैं। और बिल्स रिसीवेबल भी हमारे करंट एसेट होते हैं। बिल्स रिसीवेबल आपको पढ़ाया नहीं गया है, ऐसे ध्यान रखना है, डेटर के बदले में, डेटर के बदले में बिल्स रिसीवेबल होता है। मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि यहां हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतना समझना जरूरी है।
मैं वैसे बिल्स रिसीवेबल का चैप्टर मेरे मन में है कि ना हो तो एक बार पढ़ा दूंगा 1 घंटे की क्लास में। डेटर, मैंने किसी को गुड्स बेचा, वो कौन हुआ हमारा? उधार बेचा, डेटर हो गया। मैंने उससे कागज पे कागज बनाया और कागज पे लिखा कि तुम मुझे 3 महीने बाद इतना रुपया दोगे, उससे लिखवा लिया, मतलब उसने मुझको लिख करके दिया कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं। ठीक है, तो इसको एक एक्ट है, निगोशिएबल एक्ट 1881, उसके तहत बिल्स रिसीवेबल ट्रीट किया जाता है। तो डेटर का नाम बदल करके बिल्स रिसीवेबल आ जाता है। ये भी हमारा करंट एसेट होता है। इसी तरीके से कैश हमारा करंट एसेट है। बैंक में जो बैलेंसेज हैं वो हमारे करंट एसेट हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा करंट एसेट है। और जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट की अब बात कर लेते हैं। फिक्स एसेट वो एसेट होती है जिसका कि हम परमानेंट यूज करते हैं। ये मैं अभी आपकी बुक की भी भाषा पढ़ा रहा हूं, उसमें मिक्स है। किसको कहते हैं फिक्स एसेट? जो हम परमानेंट यूज करना चाहते हैं। जैसे एक गाड़ी खरीद लिया, तो गाड़ी क्या है? गाड़ी परमानेंट यूज के लिए रखा है, तो उसको क्या कहेंगे? फिक्स एसेट कहेंगे। लेकिन अगर गाड़ी इसलिए खरीदा है कि बेच देंगे, हम खरीदने बेचने का काम करते हैं, तो क्या कहेंगे? करंट एसेट कहेंगे। तो एक कार क्या है? वो फिक्स एसेट होती है या करंट एसेट होती है, यूज पर डिपेंड करता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन है कि सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कार 5 लाख रुपए, कार लिखा है 5 लाख। ऊपर ये नहीं लिखा गया है कि कार मतलब इसका बिजनेस क्या है। अब ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने तो यही पढ़ाया ना कि कार का अगर व्यवसायी है तो कार उसके लिए स्टॉक में चली जाएगी, करंट एसेट में चली जाएगी। ठीक, और अगर वो कार का व्यवसायी नहीं है तो कार क्या कहलाएगी? फिक्स एसेट कहलाएगी। कैसे डिसाइड करेंगे? ऊपर लिखा ही नहीं कि किस चीज का बिजनेस करता है। ध्यान देना, इस कार को फिक्स एसेट मानेंगे। किस एजम्पशन के साथ में? ध्यान से एजम्पशन भी सुन लेना। एजम्पशन क्या है? एजम्पशन कैसे लेते हैं? आपको क्वेश्चन में नीचे लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अगर ये कार का व्यवसायी है तो इस कार की कीमत यहां क्लोजिंग स्टॉक में लिखी जाएगी। कंफ्यूजन होता नहीं तो हम कैसे मानेंगे? और हम लिए हुए क्वेश्चन परेशान हैं, मैडम से पूछ रहे हैं, और मैडम सर जो भी पढ़ाते हैं, फिर बड़ी समस्या है, कैसे डिसीजन करें? अब बता दिया गया किसी तरीके से, मैडम बच की क्लास से निकल गई, बच्चे की हिम्मत नहीं पूछने की। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है हमारा? फिक्स एसेट है। क्यों? अगर फर्नीचर करंट एसेट होगा तो कहां लिखा जाएगा? स्टॉक में लिखा जाएगा। और या तो ऊपर लिख दिया जाए कि कार का व्यवसायी फर्नीचर का व्यवसायी है, तो हम अपने आप समझ लेंगे कि करंट एसेट है। ये बात क्लियर है ना? तो अगर उसको करंट एसेट बताना है तो स्टॉक में लिख देगा, नहीं तो हम उसको क्या मान लेंगे? फिक्स एसेट मान लेंगे। क्लियर? कोई डाउट? पहले ये पहचान लेना है। अब हम आते हैं, ये मैंने बैलेंस शीट बनाई। अब हम मान लीजिए बेड है और बेड पर मुझे गद्दा, रजाई, चद्दर, तकिया सब बिछाना है। ठीक है, तो मेरे मन में क्वेश्चन तो आएगा ही कि पहले चद्दर नीचे बिछा दें, ऊपर से गद्दा बिछा दें, कि गद्दा नीचे बिछा दें और ऊपर से चद्दर लगा दें, कैसे बिछाना होगा? ये सवाल है। ऐसे ही जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट, ध्यान देना है, सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं और फिर उस पर चलते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस का मतलब बचा हुआ। बैलेंस का क्या मतलब है? बचा हुआ। हमने भी 7 आइटम लिखे थे। 7 आइटम में क्या क्या था हमारा? एक्सपेंस, लॉस, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ये चारों मैंने क्या किया था? क्लोज किया था। कैसे क्लोज किया था? अगर वो क्रेडिट था तो डेबिट करके, और डेबिट था तो क्रेडिट करके, और उसके करेस्पॉन्डिंगली
मैंने डेबिट या क्रेडिट क्या कर दिया था, या तो ट्रेडिंग या उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब बैलेंस, अब इसके बाद जो हमारे 3 और आइटम थे, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। तो असेट यहां बैलेंस शीट में जो लिखने का फैशन है और राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। ये एक ट्रेड है, इस तरीके से मैं लिखता हूं। अब हमारे मन में आ रहा कि रुको, पकड़ो असेट को और इधर लिख दो, फिर तो दिक्कत की बात है। बात समझ आ रही ना? दिक्कत की बात क्यों है? इसलिए कि कोई आदमी जब बैलेंस शीट ओपन करेगा तो कंफ्यूज रहेगा। उसकी आदत पड़ गई है कि लेफ्ट हैंड पे बैलेंस शीट देखने की और राइट हैंड पे एसेट देखने की। तो एक फैशन है, मतलब ट्रेडिशनली ऐसा किया जाता है। ये लायबिलिटी है और ये अमाउंट है। अब मन में एक सवाल आ रहा है, अभी हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ये कैपिटल है, फिर लायबिलिटी है और फिर फिक्स एसेट है और फिर करंट एसेट है। एक आदमी और आया, उसने कहा कि क्या मैं ऐसे ही बैलेंस शीट बनाऊं जैसे आप बना रहे हैं, या मेरी इच्छा में दूसरी तरीके से बना लूं। इसने कहा लायबिलिटी, अमाउंट लिखा, एसेट लिखी और फिर अमाउंट लिखा। इसने कहा कि मैं ऐसे लिखूंगा लायबिलिटी और फिर लिखूंगा कैपिटल, ऊपर लिखूंगा करंट एसेट और नीचे लिखूंगा फिक्स एसेट। एक तीसरा व्यक्ति आता है, यहां पहुंचता है, कहता रुको, ये क्या है? लायबिलिटी, अमाउंट और असेट, अमाउंट। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने पर आपका ध्यान नहीं दे रहा हूं। रीजन ये है कि अभी जो हमने कॉपी देखी, आपके क्लास से कॉपी आप लोगों की चेक हुई है, मैं उसके रिस्पेक्ट में कुछ समझाना चाह रहा हूं। दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है रुको, मैं ऐसे लिखूंगा। इधर इसने लिखा लायबिलिटी, इधर लिखा कैपिटल, फिर यहां आया, इसने लिखा फिक्स एसेट और फिर यहां करंट एसेट। ठीक है, मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं क्या लिखना, मैंने कहा ऐसे ऐसे तरीके से लोग लिख सकते हैं। किसी से कहा गया कि देख लो, अब आपसे कहा जाए कि देख लो ये सही है कि गलत है, ध्यान देना, आपके यहां जो बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया गया है, एक तो है उसका लिक्विडिटी फार्म है और दूसरा परमानेंस फार्म। ये हमारा परमानेंस फार्म है। और ये हाँ, ये लिक्विडिटी फार्म है। ये 1 हुआ, ये 2 है, ये क्या है मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैंने भी कॉपी में देखा था, यहां कहीं पर ऊपर में लिखा हुआ है, मैडम ने ऐसा नहीं लिखा होगा, आप लोग ज्यादा लिख लेते हैं। यहां पता चला कि यहां कैश लिखा हुआ है, ठीक है, या कहीं ऐसे लिखा है, फिर एक लैंड मान लो लिख दिया गया, फिर दूसरा आ गया बैंक बैलेंसेज आ गया। मैं भी कॉपी में देख रहा था, मैंने कॉपी आप लोगों की इसीलिए देखा था। ये कोई फॉर्मेट ही नहीं है, या तुम लिक्विडिटी फॉर्मेट में लिखेंगे और या परमानेंस फॉर्मेट में लिखेंगे। ये नहीं है कि मैंने लायबिलिटी इधर लिख दिया, एसेट इधर लिख दिया, बस काम हो गया। आदमी पागल हो जाएगा। ये तो 1-2 बैलेंस शीट है, मतलब 1-2 4-6 आइटम होते हैं, बहुत ढेर सारे आइटम होते हैं, समझ में ही नहीं आएगा। तो परमानेंस फार्म का मतलब होता है जो जितना ज्यादा परमानेंट है, बात समझ में आ रही है, जो जितना अधिक परमानेंट है वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा। कैपिटल
पहले कैपिटल खर्च होगा या पहले लायबिलिटी? पहले लायबिलिटी वालों को पेमेंट करना होगा, कैपिटल का बाद में पेमेंट करना होता है। आपके घर में कोई आ गया, मान लीजिए आपने कोई फंक्शन रखा है, मेहमान आ गए, क्या करेंगे? पहले घर भर के लोग खा लेंगे फिर उसको खाना खिलाएंगे, ऐसा तो नहीं ना। तो पहले अंदर के लोगों को पेमेंट नहीं होता, पहले लोग जो पेमेंट होता है बाहर के लोगों को होता है। तो परमानेंस फार्म हुआ, बात समझ में आ रही ना। लिक्विडिटी का फॉर्म है कैश में जितना जल्दी कन्वर्जन हो जाए, ध्यान सुनिएगा, कैश में जितना जल्दी कन्वर्जन हो जाए वो लिक्विडिटी फॉर्मेट। तो ऊपर लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैश। कैश में ही कन्वर्जन की बात है, तो क्या कैश को भी कैश में कन्वर्ट करेंगे? नहीं ना। तो सबसे टॉप पर क्या लिखते हैं? कैश। दूसरे नंबर पर क्या लिखते हैं? अब इससे तुरंत कैश में कन्वर्ट करने के लिए बैंक होता है, बैंक में पैसा जमा है, एटीएम लगाया, चेक लगाया। अब ऐसे कुतर्क वाले सवाल मन में नहीं आने चाहिए, आज तो बैंक ही बंद है, एटीएम से निकाल लेंगे। अब कह दो कि हमारे पास एटीएम ही नहीं, तो ये नहीं पढ़ाया जा रहा, लॉजिक की बात पढ़ाई जा रही, कुतर्क नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के मन में जो कुछ नहीं करते यही सोचते हैं, ये प्रश्न नहीं है। इस एजम्पशन के साथ में देखना है कि जो नॉर्मली होता है, तो सबसे अधिक लिक्विड क्या है? कैश। क्योंकि लिक्विडिटी किससे मापी जाती है? कैश में कन्वर्जन कितना जल्दी होगा। टॉप पर क्या होगा? कैश होगा। फिर क्या होगा? बैंक बैलेंसेज होंगे। इस तरीके से फिर देखे जाते हैं, उसमें आपकी बैलेंस शीट में, आपके आइटम में देखा जाएगा कि किसका कन्वर्जन कितना जल्दी कैश में हो सकता है, वो अधिक लिक्विड है, और किसका कन्वर्जन असेट क्या कहते हैं, देर से हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? परमानेंस। मतलब बिजनेस में ज्यादा परमानेंट है। अब जैसे मैं बात करता हूं, ये आइटम दिया गया है, एक लैंड लिखा हुआ है, फिर लिखा है फर्नीचर, मशीनरी, ऐसे कुछ आइटम, कैश, बैंक, डेटर, कुछ ऐसे आइटम हैं। देखो जब पढ़ोगे करोगे तो समझ में आएगा कि परमानेंट क्या है। अब सवाल यह है, कैश तो अपने आप में कैश इसी के कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक लिक्विड क्या हुआ? कैश हुआ। बैंक से भी मैंने बताया कि बैंक से कैश में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, ये हो गया। अब मैं देख रहा हूं मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, डेटर, इतने लोग बचे हैं। अब बताओ और जल्दी किससे कन्वर्जन हो जाएगा? डेटर से। ठीक, इसके बाद अब तीन बातें बची, लैंड, फर्नीचर और मशीनरी। मैं बता रहा हूं सोचना कैसे है। मैं बैलेंस शीट की फिगर भरने के लिए नहीं पढ़ाता हूं, वो तो आप खुद भर लोगे, मैडम भी बता देती हैं। मैं आपको ये विचार, मतलब ये माइंड में सेट करा रहा हूं कि परमानेंस क्या है, कैसे मैं समझूंगा कि परमानेंस है, अधिक परमानेंट है, इससे अधिक दिनों तक टिकने वाला। अब आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर, एक कुर्सी रखी हुई और मशीनरी लगी हुई है, तो पहले क्या बिक सकती है? नॉर्मली पहले कुर्सी बिक सकती है, मशीनरी निकलवाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद देखो, इससे ज्यादा मतलब डेटर के बाद लिक्विडिटी किसकी हुई? फर्नीचर की। फिर मशीनरी की, और फिर लैंड की। अब अगर यही बिल्डिंग होती और लैंड होता, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग लिखा, तब तो मामला ठीक है, लेकिन बिल्डिंग भी होती तो लैंड भी होता, तो पहले क्या होता? पहले बिल्डिंग लिखेंगे या पहले लैंड लिखेंगे? क्यों? ये तो आपने दो ऑप्शन में से एक तुक्का लगाया, तो कारण भी चाहिए मुझे। बिल्डिंग बिक जाए तब भी जरूरी नहीं कि लैंड बिकेगी। फ्लैट में देखिए लैंड नहीं बिकी लेकिन बिल्डिंग बिक जाती है, तो अब इसका मतलब हुआ कि बिल्डिंग है, दिख रहा है ना नीचे तक, और इसके बाद लैंड है। ये हमारा क्या ऑर्डर हुआ? लिक्विडिटी। ठीक, अगर मैं परमानेंस की बात करता हूं तो इसी का जस्ट उल्टा लिखूं, या समझ में आ गया? आ गया ना। एक और बात है, अगर गुडविल हो तो कहां रखेंगे? गुडविल, गुडविल समझ में आता है?
गुडविल हो सकता है कि बैलेंस उसमें बैलेंस शीट में लिखने का जाए, गुडविल कहाँ लिखेंगे? पहला तो सवाल है गुडविल होती क्या है, जानते हैं? जैसे जो भी कंपनी या फर्म है, बिजनेस है, जो भी अच्छी बातें होती है सोसाइटी में। गुडविल, हाँ, गुडविल का मतलब है रेपुटेशन है, उसकी रेपुटेशन है। जैसे मान लीजिए अभी रिलायंस ने क्या खोला, स्मार्ट बाजार खोला। रिलायंस की मार्केट में क्या है? गुडविल है। गुडविल का मतलब है कि उसकी एक रेपुटेशन है मार्केट में। अब इसी में गुडविल भी लिखा हुआ है, मान लो मैं यही गुडविल लिख देता हूं। ये कहां लिख दूं? इसमें सोचना है। क्यों? क्योंकि बहुत मतलब अगर किसी की गुडविल बहुत अच्छी बनी है तो बहुत आसानी से तो खराब कर दी जाती नहीं, खराब की बात नहीं, मैं बेचने की बात कर रहा हूं। मैं खराब हो गई थी तो यहां पर अगर लैंड भी खराब हो गई, बिल्डिंग टूट गई, टूटने की बात ही नहीं है, मैंने ये नहीं पढ़ाया है। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई है। क्या बात बताई है? मैंने बात ये बताया है कि कैश में कन्वर्जन किसका, तो खराब हो जाने पर तो कैश में कन्वर्जन होता ही नहीं है। मैंने कैश कन्वर्जन की बात करी है। क्या खराब हो जाने से कैश में कन्वर्ट हो जाएगी? फिर मैं बताता हूं, गुडविल कब बिकेगी? जब बिजनेस बेचेंगे हम अपना, और जब बिजनेस बेचेंगे तो सबको बिक जाएगा। तो मतलब सबसे बाद में गुडविल की बात आती है, इसलिए है। तो ये पहले नंबर पर। अब अगर मैं परमानेंस की बात करूं, गुडविल, फिर लैंड, फिर बिल्डिंग, फिर मशीनरी, फिर जो जो वहां पर लिखा तुम लोगों ने, फिर फर्नीचर, फिर डेटर, बैंक, कैश। ठीक है, ये हमारा परमानेंस नेचर हुआ। अब सवाल ये है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए और बताया ना जाए कि किस में करना है हमको, आप इसको प्रेफर करिएगा, परमानेंस नेचर। ठीक है, जितनी भी बैलेंस शीटें बनाई जाती हैं, जो यूज करी जाती हैं, परमानेंस नेचर वाली, मतलब परमानेंस नेचर की बैलेंस शीटें बनाई जाती है। आपकी मैडम ने बाकी 11th में जो बताया वो बना दीजिएगा, मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये यूज किया जाता है नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप वगैरह बैलेंस शीट में। और अब तो ज्यादातर लोग कंपनी एक्ट का फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, लेकिन अभी मुझको उस पर नहीं ले जाना, चूंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। मैंने भी फिक्स एसेट और करंट एसेट की डिफिनीशन पूरी नहीं करी है, मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं। मैंने अभी फिक्स एसेट करंट एसेट की डिफिनीशन नहीं पूरी करी है। ठीक है, अब फिक्स एसेट में अलग अलग कैटेगरी भी, एक और कैटेगरी है, एक टेंजिबल होती है, एक इनटेंजिबल होती है। टेंजिबल एसेट और एक इनटेंजिबल एसेट। मैं अभी सवाल कराने वाला नहीं हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अभी, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। टेंजिबल क्या होती है? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल क्या होती है? जिसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हम उसका यूज करते हुए कुछ कमा सकते हैं। जैसे आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दिखता है? नहीं। हम खरीदने जाएंगे तो क्या उसको झोले में भर करके ले आएंगे? नहीं ना। तो फिर कैसे आता है? वो तो इंटेंजिबल मोड में आता, दिखता हुआ नहीं आता है। ठीक है, तो जो इनटेंजिबल एसेट है वो दिखती नहीं है, वो छुई नहीं जा सकती, वो सिर्फ जो है यूज करी जा सकती। टेंजिबल एसेट है, वो दिखती है, उसका यूज कर सकते हैं हम, मतलब सॉरी, यूज तो सबका कर सकते हैं, दिखती है, उसको टच कर सकते हैं। जो देखा जा सकता, छुआ जा सकता है, उसको टेंजिबल कहते हैं, जैसे लैंड हुई। अच्छा, गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है। तो इतनी सी बात। हाँ, अभी एक और बात है, ये क्या है? बैलेंस शीट। शीट का मतलब होता है पन्ना। शीट का मतलब क्या है? पन्ना। अब पन्ना क्या होता है? पेज को कहते हैं। हो सकता है आप लोग हिंदी ना पढ़े हो। पेज, एक ऐसा पेज
अब तो समझ में आ गया ना, जिस पर मैं अपने बैलेंसेज को उतार देता हूं। बैलेंसेज किस चीज का होता है? 3 चीजों का होता है, असेट, कैपिटल और लायबिलिटी। और वो चार बातें तो क्लोज कर दी जाती, तो उनका बैलेंस नील हो जाता है। कौन सी 4 बातें? हाँ, रेवेन्यू, इनको हम क्लोज कर देते हैं। क्लियर है? तो जो बैलेंसेज बचता है, हाँ कभी कभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जो अकाउंट बनाता हूं उसमें बैलेंस बच जाता है, तो उसको मैं यहां ला करके लिख देता हूं। ऐसा भी किया जाता है। इसमें तो मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर, मैं बोल इसलिए रहा हूं ना, कुछ लोग इस पर ज्ञान बताना शुरू कर देंगे कि वो तो पीएल में तो बैलेंस पड़ा होता, वो भी तो पीएल ही है। तो उसका भी अगर बैलेंस होगा तो यहीं ले आएंगे। कहां ले आएंगे? बैलेंस शीट में, किसमें? कैपिटल के नीचे। क्लियर? ठीक है। तो ऐसा सीट जिस पर क्या लिखा होता है? सभी बैलेंसेज लिखे हुए होते हैं, उसको नाम क्या देते हैं? बैलेंस शीट। अभी हम लोगों ने जब ट्रेडिंग पढ़ा था और पीएल पढ़ा था, तो मैंने कहा था एक पीरियड के लिए बनाया जाता है। वहां पर हम एक वर्ड मेंशन करते थे, एक सेंटेंस ऐसे कह सकते हैं। क्या? ध्यान से देखना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ऐसे में लिखता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लास सोने के लिए नहीं होती है, क्लास जगने के लिए, पढ़ने के लिए होती है। अच्छा, ये अलग अलग पढ़ाया था ना। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2022। ठीक। इसका क्या मतलब है? ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग इसका मतलब हुआ 1/4/2022 से शुरू हुआ, सॉरी 21 से, और 31/3/2022, तभी तो 1 साल होगा। ईयर एंडिंग हमने लिखा तो एक पॉइंट, लेकिन वो बता क्या रहा है? यहां से यहां तक। हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फ्रॉम 1/4/2021 टू 31/3/2022। अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा देखने में, पढ़ने में स्टाइलिश नहीं लगता, इसलिए ऐसा नहीं लिखते लोग। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से पीएल में भी लिखा था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा, अगर 6 महीने की बैलेंस पीएल बनाना हो तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे फॉर 6 मंथ एंडिंग। ध्यान देना, 6 मंथ एंडिंग 31/3 मान लो 2022 लिखा। इसका क्या अर्थ होगा? 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, तभी तो 6 मंथ होगा। अब ऐसे कोई कहता है क्वार्टरली एंडिंग या 3 मंथ एंडिंग, 1 मंथ एंडिंग, बात समझ में आ रही ना? मैंने ये नहीं कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही बनता है। तो बैलेंस शीट कितने दिन के लिए बनती है? मेरा सवाल है, बताइए। बैलेंस शीट से मतलब आखिरी दिन पे जो भी हमारे बैलेंस होते हैं उसका ही एक आखिरी दिन के लिए बनता है, मतलब बैलेंस शीट जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनता है। ध्यान देना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनता है। तो क्या दिन हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है? अगर मैं कहूं 1 दिन के लिए बनता है, मैंने आपकी बात मान लिया, डन। जब मैं सुबह आया था, मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपए थे, दोपहर में 12,000 हो गए, और जब मैं बिजनेस बंद करके जा रहा हूं तो हमारे पास 11,000 है। मैं यहां पर कौन सा बैलेंस लिखूंगा? 11,000। इसका मतलब हुआ कि अगर उस दिन की बन रही है तो बिजनेस जब क्लोज हो रहा है उस पीरियड की बन रही है, तो दिन की नहीं बन रही है, उसके बिजनेस उस दिन जब बिजनेस क्लोज हुआ था, तो एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस। अगला सवाल है, मान लो मुझे 31 को बनाना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 31/3/2022। इसका मतलब, और ऐसे नहीं लिखते, इसका लिखते हैं एज ऑन।
या एज एट। इसका अर्थ होता है कि 31/3/2022 की शाम को जब बिजनेस बंद हुआ था, सपोज करिए 31 को बिजनेस खुला ही नहीं था, तो 30 वाला बैलेंस ले लेंगे। भाई उस दिन का एंड तो ही बताया, जैसे मान लो आपकी जेब में 1000 रुपए रखे हैं, आज आपने नहीं खर्च किया, कल का रखा हुआ तो आज कितना रहेगा, 1000 रहेगा। 4 दिन से रखा, कहीं नहीं गए हैं, कुछ नहीं खर्च किया, तो वो 4 दिन वाला रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। इस समय पर क्या है हमारे पास, ये सोचना। आप कोई ऐसे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, अगर मान लो 3 दिन से बिजनेस नहीं खुला तब कौन सा बिजनेस, अरे अभी क्या रख रहा है ये सोचना हमको। तो सोचना अगर पीछे में 10 दिन से नहीं खर्च किए तो ये बैलेंस होगा हमारे पास में। बात समझ में आ रही ना। तो बैलेंस शीट बनती है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीएल ट्रेडिंग ये अकाउंट होते हैं, जो अकाउंट बनता है वो पीरियड के लिए बनता है। एक पीरियड शुरू होता है दूसरे पीरियड के लिए। टाइम का मतलब है, जैसे टाइम क्या है 10 बजे, मान लो आपका स्कूल 10 बजे खुलता है, पहला पीरियड कितनी देर का होता है, देखो पीरियड में अंतर क्या है, 10 to 10:30। मुझे नहीं पता क्या होता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो एक जगह से शुरू हुआ दूसरी जगह पर खत्म हुआ, इसे पीरियड कहते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वही इसी पर रुका रहता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इन दोनों के बीच के गैप को क्या नाम देते हैं, पीरियड नाम देते हैं। तो बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनती है, और ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये सभी जो बनते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि मैं कोई अभी न्यूमेरिकल कराने नहीं जा रहा हूं। अभी फिर मैं थोड़ा सा अपना लेक्चर बताऊंगा, इसके बाद जो है तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वीडियो देखने वाले भी सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।